गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड जोहार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 11 to 13 जेपीएससी का मुख्य परीक्षा के रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं और साथ ही साथ उसके इंटरव्यू के जो प्रोग्राम हैं वो भी आयोग के द्वारा पब्लिश कर दिया गया है। यानी इंटरव्यू जो है 10 से लेकर के 12 जून तक संचालित होगा और इसके कुछ दिनों के बाद आपके रिज़ल्ट आने की संभावना है। तो इंटरव्यू को लेकर के हॉक आईएएस जो सेकंड फ्लोर अमरावती कॉम्प्लेक्स लालपुर चौक में स्थित है वो निरंतर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और जो हमारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं हम उनको 1-to-1 गाइडेंस के साथ साथ उनका मॉक किस तरह से हो वो भी हम इसको संचालित कर रहे हैं। इसलिए आप में से जो भी स्टूडेंट्स हमारे संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं और यहाँ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में आइए एंड हमें कॉल कर सकते हैं 9523868687 पर। आइए हम आपसे बात करते हैं कि इंटरव्यू के लिए क्या क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें से कई हमने आपको एक सीरीज़ बना करके प्रीवियस में दिया है, जैसे कि ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट कैसे होना चाहिए, इंट्री और एग्ज़िट कैसे होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। अब इंटरव्यू के लिए जो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट बात होता है कि क्या कुछ क्वेश्चंस आप गेस कर सकते हैं या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये निश्चित तौर पर इंटरव्यू में क्वेश्चंस एक्सपेक्ट और गेस किए जाते हैं, क्योंकि ये आपके पर्सनालिटी टेस्ट है। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपके नॉलेज के जगह पे आपकी जो पर्सनालिटी है उसके इर्द गिर्द ही क्वेश्चंस कैरी करेंगे। अब पर्सनालिटी की बात आती है तो एक पर्सन के क्या क्या एबिलिटी, पर्सनालिटी क्या क्या एबिलिटी होती है, क्या क्या उसके जो है पहचान होती है, इन सब के संदर्भ में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आप अगर जेपीएससी या यूपीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं इंटरव्यू, तो उसमें आपके नाम डिस्क्लोज़ नहीं होते और ना ही रोल नंबर। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको एक कोड दे दिया जाएगा और उस कोड के आधार पर आपका मार्किंग होता है। मतलब आप जब इंटरव्यू दे के बाहर आएंगे तो फिर आपकी मार्किंग उस कोड पे दे दिया जाएगा, फिर उसके आधार पे वो आपके रोल नंबर के साथ सेट होगा। तो आप इस बात को समझिए कि आपके नेम से, आपके फादर के नेम से, आपके कास्ट से, आपके रिलीजन से क्वेश्चंस नहीं के बराबर आएंगे, क्योंकि उसको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जो क्वेश्चंस का मेन एरिया होता है उसको समझने की ज़रूरत है। तो अगर हम क्वेश्चंस के मेन एरिया की बात करते हैं तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, तो सबसे पहले इस बात को समझिए कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उससे क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। अब एजुकेशनल बैकग्राउंड कहाँ कहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे हम लोग कहते हैं मैट्रिक है तो वहाँ से आएगा, इंटर से आ सकता है, ग्रेजुएशन से आ सकता है, आपने मास्टर किया है यानी एमए किया है तो वहाँ से क्वेश्चंस आ सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन चारों फेज़ में अगर कहीं भी आपका कोई गैप होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैट्रिक के बाद 2 वर्ष के बाद इंटर कर लिए होते हैं, लेकिन किसी का 3 वर्ष या 4 वर्ष लग जाता है, या फिर उसी तरह से ग्रेजुएशन में उसके निर्धारित समय से लंबा टाइम लगता है, इंटर और ग्रेजुएशन के एडमिशन के बीच में गैप होता है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि ग्रेजुएशन और एमए के बीच में गैप है, या आपका एकेडमिक समाप्त हुए हुए और अभी जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उसमें कुछ गैप हो सकते हैं 2, 4, 5, 6 साल, तो उससे संबंधित क्वेश्चंस अनिवार्य रूप से पूछे जाएंगे। तो ये जो गैप से संबंधित हैं आपके, उसके लिए आप एक अच्छा सा आंसर तैयार करके रखिए और उसमें झूठ वगैरह मत बोलिए। जो सही बात है उसी को आप सही तरीके से कह दीजिए। देखिए, सही बात को कहने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो आप एक अच्छा तरीका अपना करके उसको कह सकते हैं। दूसरी बात, इस बात को समझिए आप कि आपने जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया या जिस सब्जेक्ट से मास्टर किया उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस ज़रूर बनेंगे। तो आपका जो लास्ट एकेडमिक हुआ है उसकी आप तैयारी करके रखिए, और जनरली उस ऐसे क्वेश्चंस में एक्सक्यूज़ नहीं दिया जाता है, क्योंकि जब आपने मास्टर किया है और उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं
तो उसमें आप अगर एक्सक्यूज़ मांगिएगा कि सॉरी, तो थोड़ा सा नेगेटिव होता है, तो उसकी थोड़ी तैयारी करके रखिए। दूसरी बात यह है कि आपने जिन जिन बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किया है उसकी लोकेशन कहाँ है, उसका नाम क्यों पड़ा, क्यों, कब उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, कौन कौन से कॉलेज उसके अंतर्गत आते हैं। अगर मान लीजिए कि उसका नाम विवेकानंद यूनिवर्सिटी है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है, तो उस पर्सनालिटी के नाम, उसकी इम्पोर्टेंस, हिस्ट्री में उसका क्या महत्व रहा है, उसके बारे में आपको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। फिर एक बात समझिए कि आप एक लोक सेवक बनने जा रहे हैं और लोक सेवक से कुछ कुछ चीज़ें की हम अपेक्षा करते हैं एज ए गवर्नमेंट, एज ए पब्लिक, और लोक सेवक खुद भी। तो उसके बारे में कुछ बेसिक टर्म्स या बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और आप उसके आंसर जो है वो 1 मिनट या 1.5 मिनट का आंसर उसमें तैयार करके रखिएगा। सबसे पहले अगर हम आपसे पूछ सकते हैं कि भाई आप एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहते हैं या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहते हैं, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है या एडमिनिस्ट्रेशन क्या है या इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इससे संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे निश्चित तौर से, क्योंकि आपका जो जीएस पेपर 2 है जिसमें पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, उसमें भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व किया गया है। तो आप उसका जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एरिया है उसको देख के रखिएगा बहुत सारी चीज़ों पर, है ना, कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंसेस है, आज के डेट में जो हम लोग पीपीपी का मॉड अपना रहे हैं उससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। इसी तरह से अगर हम कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स के अंदर या ऑफिसर्स के अंदर कुछ क्वालिटीज़ हम लोग ज़रूर ट्रेस करते हैं। क्या क्वालिटीज़ होता है, आप किसी से भी पूछिए या आप खुद भी जानते होंगे कि हम उनमें से एक तो ये चाहते हैं कि वो ईमानदार हो, सत्यवादी हो, विनम्रता के साथ काम करे, बहुत सारी जो सूचनाएं हैं, जो सरकार की सूचनाएं हैं, उसमें गोपनीयता को बनाए रखे, सबके साथ एक समान व्यवहार करे, यानी तटस्थता का पालन करे। इसी तरह से उसके कुछ उत्तरदायित्व और कुछ जवाबदेहिता फिक्स्ड होते हैं, तो उसके बारे में उसको स्पष्ट होना चाहिए। ये सारे जो टर्म हैं, और भी बहुत सारे टर्म हैं कि राष्ट्रनिष्ठा क्या है, सत्यनिष्ठा क्या है ना, तो इन सब, दृढ़ता और साहस क्या है, कब आपको इसकी आवश्यकता पड़ सकती है, तो इन सब के लिए आप कम से कम 1 मिनट का एक आंसर बना करके रखें। इसी तरह से अगर हम कहें कि आज के डेट में क्या लोक सेवकों की नैतिकता कितनी आवश्यकता है, तो नैतिकता क्या है, एथिक्स क्या है ब्यूरोक्रेट्स के। इसी तरह से हम आपसे पूछ सकते हैं कि जब आप कहीं पे काम करने जाते हैं तो पद सोपान या हायरार्की क्या है, क्योंकि ये आपका जीएस पेपर 2 का पार्ट है। भ्रष्टाचार से आप क्या समझते हैं, प्रशासन में भ्रष्टाचार कब से है, इसके निवारण के लिए कौन कौन सी संस्थाएं हैं, कितना प्रभावी है, कौन सा ऐसा देश है जहां की भ्रष्टाचार जो है वो न्यूनतम है, भारत में भ्रष्टाचार की स्थिति वैश्विक स्तर पे क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। राजनीति से ज़्यादातर क्वेश्चंस नहीं पूछते, पॉलिटिकल पार्टीज से क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जिसका राजनीति और प्रशासन दोनों के साथ संबंध है तो उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अपराधियों का राजनीतिकरण और राजनीतिज्ञों का अपराधीकरण से आप क्या समझते हैं। क्या ये एक ट्रायंगल है जिसमें एक तरफ पॉलिटिशियंस, एक तरफ ब्यूरोक्रेट्स और एक तरफ अपराधी है, और उन ट्रायंगल के बीच में पिसता आम जनता है, पब्लिक है। तो इस तरह के जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा सा घुमा के पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जो नक्सल प्रभावी राज्य रहा है, तो आपको नक्सलिज्म के बारे में, उसका इतिहास क्या है, कहाँ उत्पत्ति हुई, किस किस फेज़ में नक्सलिज्म बढ़ा है, वर्तमान स्थिति में नक्सलिज्म का क्या की स्थिति क्या है, ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है, इसके जन्मदाता कौन है। इसी तरह से अगर हम ये कह सकते हैं कि कोबरा बटालियन क्या है, सिविक एक्शन क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है।
ये भी पूछा जा सकता है कि झारखंड के कौन कौन से ज़िले जो वर्तमान समय में वो नक्सली प्रभावित है। तो इस ये जो बेसिक आप कह सकते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, झारखंड में अगर अभी आप देखें तो कई जगह पे पेशा को लागू करने के लिए आंदोलन हो रहे हैं। तो पेशा जो पंचायती राज एक्सटेंशन है, ये किन किन राज्यों में अभी लागू हो रहा है, कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ये लागू होना चाहिए और ये लागू नहीं हो रहे हैं, झारखंड में इसकी क्या स्थिति है, हाई कोर्ट ने इस पे क्या संज्ञान लिया, गवर्नमेंट के इसके ऊपर से क्या संज्ञान लिया गया, क्या इसमें कुछ ऐसे कानूनी बाधाएं हैं जिसमें कि केंद्र और राज्य दोनों इन्वॉल्व हैं। तो इससे संदर्भ में आपसे क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप जानकारी रखें। फिर अगर कहें कि झारखंड जो है वो एक मिनरल स्टेट है और काफ़ी मिनरल्स यहाँ पाए जाते हैं, खनिज संपदा का काफ़ी विस्तार है, तो आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से एरिया में किस तरह के खनिज पाए जाते हैं, वहाँ पर उसके लिए क्या क्या उद्योग लगाए गए हैं, कब से वो काम कर रहे हैं, क्या वो उद्योग से या उस खनिज के उत्खनन से वहाँ के लोकल लोग प्रभावित हो रहे हैं, और अगर लोकल लोग प्रभावित हो रहे हैं सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से या स्वास्थ्य के रूप में, तो हम उसके निदान के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि क्या अगर वहाँ पर जो इंडस्ट्री है वो लाभ कमा रही है, प्रॉफिट कमा रही है, तो क्या उससे वहाँ के स्थानीय लोगों को कुछ मदद हो रही है। यानी वो आपसे पूछ सकता है कि CSR फंड जो है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फंड होता है, उसका किस प्रकार से उपयोग होता है, या कहीं पर आपने उसका उपयोग होते हुए देखा है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तीसरा एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अगर आप ऑफिसर्स बनते हैं तो आपके प्रथम 3 प्राथमिक कार्य क्या होंगे। यहाँ पर एक बात समझने की ज़रूरत है कि ऑफिसर्स का मतलब सिर्फ BDO या SDO नहीं होता। तो आप वहाँ पर उससे पूछ सकते हैं कि सर अलग अलग तरह के जो ऑफिसर्स हैं उसके हिसाब से उसकी प्राथमिकता होगी। जैसे अगर प्रखंड विकास अधिकारी के रूप में अगर मेरी ज्वाइनिंग होती है तो हम ये काम कर सकते हैं। पहला मेरी प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, इस तरह की चीज़ें होंगी। अगर मेरा पुलिस में है तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, अपराध पर नियंत्रण करना, इस तरह के काम होंगे। एजुकेशन में आप क्या करेंगे, तो एकदम ये नहीं मान लेना है कि आप BDO ही बन रहे हैं, क्योंकि अलग अलग पोस्ट है, तो इसको ज़रूर से थोड़ा सा कीजिएगा। नेक्स्ट ये है कि अभी आपने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। सीज फायर से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कितना इसमें हमारी सफलता रही है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी तरह से भी आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में एक अस्थिरता का वातावरण है, तो क्या इस अस्थिरता का वातावरण से हमारी अर्थव्यवस्था या हमारी सामाजिक या राजनीतिक व्यवस्था किस तरह से प्रभावित हो रही है या हो सकती है, इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट कानून हैं जो जनता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे RTI से पूछा जा सकता है क्वेश्चंस। उसी तरह से राइट टू फूड, मतलब खाने का जो अधिकार है, उससे पूछा जा सकता है क्वेश्चंस। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो कभी भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप जिस दिन एग्ज़ाम या इंटरव्यू देने जाएंगे, उस दिन का न्यूज़पेपर या उससे 2-3 दिन पहले के जो घटनाएं हैं उससे संबंधित क्वेश्चंस ज़्यादा हो सकते हैं। तो आप इन सब चीज़ों की तैयारी कर लें, और इसमें किसी भी तरह की हमारी हेल्प चाहिए तो आप निश्चित तौर से आप हमसे संपर्क करें, हमारे ऑफिस में आएँ। हम आपको इस चीज़ों पर डिस्कशन करके बता सकते हैं कि कैसे आपको बोलना है, क्या कितना बोलना है। और हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो बहुत ही एक्सपर्ट हैं। कई तो हमारे एक्स ब्यूरोक्रेट्स हैं, कई हमारे जो हैं एक्स मेंबर ऑफ JPSC हैं, कई हमारे एक्स चेयरमैन भी हैं रहे हैं। हम उनको भी आपके गाइडेंस के लिए आग्रह करेंगे कि आपको गाइडेंस दें। तो ये हमारा एक प्रयास है और आप हमारे इस प्रयास के साथ
जुड़िए। निश्चित तौर से ये एक मिला जुला प्रयास आपके भविष्य को उज्जवल बनाने में बेहतर साबित होगा। धन्यवाद। जय हिंद।